सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 1 हमारा भाषा और व्याकरण था। तो आइए इनके प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। इसका उत्तर क्या होगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। दूसरा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा हमने पढ़ा था, उसके आधार पर हमारा उत्तर क्या होगा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण कर सकता है। अब तीसरा प्रश्न है बेटा, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो अंतर है हमें कॉलम बनाकर तब हमें स्पष्ट करने हैं, बताने हैं। तो आइए कैसे बताएंगे हम, देखिए। इसमें देखो, पहले तो हमें 2 कॉलम बनाने हैं, फिर हम इनके अंदर अंतर स्पष्ट करेंगे। तो पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या है? जब भाषा का प्रयोग बोल कर किया जाए वो मौखिक भाषा होगी। इसी के साथ इसका अंतर, दूसरा इसके साथ अंतर स्पष्ट होगा लिखित का, जब भाषा का प्रयोग लिख कर किया जाए। जब भी प्रश्न आता है अंतर स्पष्ट करने के लिए आप इस तरह से लिखोगे प्रश्न के उत्तर को। दूसरा है इसके उदाहरण, मौखिक भाषा का उदाहरण है भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो प्रसारण। रेडियो में भी कोई भी प्रोग्राम हम सुनते हैं तो मौखिक ही होता है, टेलीफोन तथा दूरदर्शन। इसके उदाहरण क्या हैं? पत्र लिखकर, श्याम पट पर लिखकर, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं हम, न्यूज़पेपर, पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं, और लिखित सूचना, तार आदि, कोई भी लिखी हुई सूचना। तीसरा पॉइंट है इसका, इस भाषा का रूप अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब ये टिकता नहीं है। एक बार हमने जो मुंह से बोल दिया तो ऐसे नहीं है कि हमें पता है हमने कौन से वर्ड बोले थे, वो अस्थायी होते हैं। हमने जो बोले थे हमें याद नहीं रहते हमने क्या बोला था, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। इस भाषा का रूप स्थायी होता है, इसका स्टेबल होता है, जो लिख दिया वो एज इट इज़ आपको मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है इसका, इसको सुरक्षित नहीं रख सकते। जो मौखिक भाषा है ये सुरक्षित रखी ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसका सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास इसका कोई प्रूफ, इसका प्रमाण नहीं होता। इसको चिरकाल तक सुरक्षित रख सकते हैं। लिखित भाषा को बहुत समय तक, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय भी जो राजा हुए थे या पहले इतिहास की घटनाएं हैं या हमारे को पहले जो ग्रंथ पढ़ने को मिलते हैं, तो हम लिखित को देर तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपका ये था मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करना। फिर आता बेटा आपका कि हिंदी राजभाषा कब बनी। ये आपको इसकी डेट बतानी है। हिंदी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी। अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण, इसकी परिभाषा देनी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो व्याकरण हमें शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाता है। फिर है, भाषा के लिए व्याकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कि जो भाषा है उसके लिए व्याकरण की कितनी इम्पोर्टेंस है,
उसकी इम्पोर्टेंस को बताना, उसके महत्व को स्पष्ट करना है। तो पहले तो आप इसमें व्याकरण की परिभाषा दोगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण कैसे है? जैसे व्याकरण क्या करता है? व्याकरण वाक्य में शब्दों के स्थान और रूप को निर्धारित करता है कि व्याकरण के आधार पर ही हम शब्दों को और उनके वाक्यों को उनका कहाँ उनकी जगह आनी चाहिए, उनको कहाँ प्रयोग करना चाहिए, जब ये सभी बातें हमें केवल व्याकरण के द्वारा ही पता लगते हैं। भाषा की शुद्धता एवं एकरूपता को बनाए रखने के लिए भी व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक हमें व्याकरण का नहीं पता होगा, जैसे कि हमें कौन से वाक्य को कहाँ प्रयोग करना है, तब तक हम शुद्ध भाषा नहीं लिख सकते और न ही अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर थे। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। हमारा अगला प्रश्न है, मातृभाषा, राजभाषा तथा मानक भाषा पर छोटी सी टिप्पणी लिखिए। तो इन्होंने तीनों पर टिप्पणी मांगी है कि आपको थोड़ा थोड़ा इनके विषय में बताना है। मातृभाषा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो माता अर्थात जो हमारी मदर टंग, हमारी जो मदर टंग होती है, मदर टंग मतलब ऐसी भाषा जो हमें अपने परिवार से ही मिलती है, क्योंकि बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है वो उसका परिवार होता है। तो जो हमें अपने परिवार से मिलती है वो मातृभाषा होती है। राजभाषा, राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात देश में कोई भी राज्य अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे राजभाषा बोलते हैं। तो हिंदी को क्या माना गया है? देश की, भारत की राजभाषा माना गया है और सभी प्रशासनिक कार्यों का लेखा जोखा वो इसी भाषा में होता है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या है? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। फिर है मानक भाषा। मानक भाषा होता है जो सभी मानते हों। कैसे? इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे शिक्षा प्रणाली में समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, तो ऐसे ही जो हिंदी भाषा की व्याकरण है या हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको पहले की बजाय उसका रूप या उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया हो, तो वो होती है मानक भाषा, जिसको सभी मानते हों। जैसे उदाहरण के लिए पहले अनुस्वार का प्रयोग इतना नहीं होता था, न जैसे सुंदर लिखना होता था तो सुंदर आधा न लिखते थे, लेकिन अब सुंदर न की जगह अनुस्वार को बोल दिया गया है कि अनुस्वार का प्रयोग उचित है। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, दी गई भाषाओं की उचित लिपि लिखिए। पंजाबी की क्या होती है? गुरमुखी, ये वाला ठीक होगा। अंग्रेजी की रोमन होती है, ये वाला ठीक होगा। उर्दू की फारसी, ख वाला ठीक होगा। और हिंदी की देवनागरी, फर्स्ट वाला ठीक है। अब ये सही गलत का बताना है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं, गलत, 2 ही होते हैं मुख्य, लिखित और मौखिक। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, ठीक है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है। भाषा का अर्थ विकसित रूप लिखित भाषा है, नहीं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, यस। अब देखिए, रचनात्मक विधि में ये करना तो अपने आपको ये एक्टिविटी की उसमें भी आ जाता है, गतिविधि में। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो 100 रुपये के नोट पर कौन कौन सी भाषाएं लिखी होती हैं, पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये आप स्वयं करना, देखना और
नोट करके लेके आना कि कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं। वो लिखा होता है ना 100 रुपये का नोट, पंजाबी में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आपको वहाँ पर भाषाएं नोट करनी है कि कितनी भाषाओं में ये लिखी हुई है लाइन। फिर है ये पहेली की तरह, आपको नीचे दिए गए राज्यों में बोले जाने वाली भाषाओं के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये देखना, असम दे रखा है नंबर 1 पे। तो असम में जो भाषा बोली जाती है ये क्या बन गई? असमिया, असमिया। दूसरा क्या था? केरल। केरल में क्या बोला जाता है? कौन सी भाषा? मलयालम। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी तीसरी कहाँ है? ये है मराठी। फिर है चौथा मणिपुर, मणिपुरी। और पांचवा है गुजरात, गुजराती। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ 1 का अभ्यास कार्य था। आपको अच्छे से इसको तैयार करना है, सभी क्वेश्चंस याद करने हैं, पूरा पाठ बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।